स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चैप्टर 16 पॉपुलेशन प्रेशर, रिसोर्स यूज़ एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो कल हमने नेचुरल फैक्टर्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन किया था। आज हम डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय मैन करने वाले हैं। तो आपको पता ही है कि मानव कल्याण के लिए विकास ज़रूरी है और विकास का जो मेन बेस होता है वो है पर्यावरण। तो पर्यावरण जहाँ विकास की प्रकृति और दिशा तय करता है, वहाँ विकास भी पर्यावरण को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि विकास होगा तो पर्यावरण के ऊपर कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा, लेकिन हमें ये ध्यान ज़रूर होना चाहिए कि पर्यावरण का प्रदूषण किस हद तक जो है अनिवार्य है और उसके गैर ज़रूरी ह्रास को कैसे रोका जा सकता है। तो ये 7-8 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो मनुष्य है वो एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन कर रहा है, जैसे डिफॉरेस्टेशन द्वारा, एग्रीकल्चरल ग्रोथ द्वारा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन द्वारा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के द्वारा, अर्बनाइजेशन के द्वारा, सॉइल एंड नॉइस पोल्यूशन के द्वारा। तो इनको हम वन बाय वन जो है डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो डिफॉरेस्टेशन की बात कर रहे थे हम। तो डिफॉरेस्टेशन आपको वैसे ही पता है कि जो है डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि वन विनाश। तो आपको पता है कि वन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन होते हैं। ये इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वनों से उद्योगों के लिए कच्चा माल और भवन निर्माण और ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। ठीक है। पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं वो वर्षा के जल को सोख लेती हैं और जल ज़मीन के अंदर जो है इनफिल्ट्रेट कर जाता है। इससे भूमिगत जल जो है वो बढ़ जाता है और सरफेस रन ऑफ थोड़ा सा कम हो जाता है। वृक्षों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन के कारण वायुमंडल में आर्द्रता बनी रहती है, जिससे ज़्यादा वर्षा होने के हालात बनते हैं। वन्य जीवों को आश्रय देते हैं, पालतू जानवरों को जो है चारा प्रदान करते हैं। वनों से हमें बहुत सारी औषधियाँ और बहुमूल्य जड़ी बूटियाँ जो है प्राप्त होती है। इन्हीं उपयोगिताओं की वजह से जो है वनों को हरा सोना कहा जाता है। लेकिन वनों का विनाश हो रहा है। ये आप इसमें मैप में देख पा रहे हैं कि विश्व के प्रमुख जो वाणिज्यिक जो वन प्रदेश हैं वो किस तरीके से जो है चेंज होते जा रहे हैं। वन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रत्यक्ष हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से अनेक लाभ पहुंचाते हैं, लेकिन वनों का जो है बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है। मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो वनों का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जनसंख्या की तीव्र वृद्धि ने वन उत्पादों कृषि के लिए भूमि की मांग को बढ़ा दिया, जिससे वन क्षेत्र जो है तेज़ी से घटने लगे। ठीक है। 1980 के दशक में जहां उष्णकटिबंध में लगभग 114 लाख हेक्टेयर वन कट रहे थे, वहां आज प्रतिवर्ष लगभग 214 लाख हेक्टेयर की गति से जो है वन साफ हो रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार वनों को उनके उगने की गति से लगभग 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से काटा जा रहा है। तो अगर हम बात करें कि किन देशों में वनों का सबसे ज़्यादा ह्रास हो रहा है, तो उष्णकटिबंधीय वनों का सबसे ज़्यादा ह्रास जो है वो दक्षिणी और मध्य अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी एशिया और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। ब्राज़ील, कैमरून, कोस्टा रिका, भारत, इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम आदि देशों में वृक्षों की कटाई जो है अन्य देशों की तुलना में ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय जो है वनों को बहुत जल्दी साफ़ किया जा रहा है। तो रीज़न क्या है वनों के इस तरीके से साफ़ होने के? एक तो है कृषि भूमि का विस्तार। विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या की भोजन संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विस्तृत क्षेत्रों में वनों को साफ करके उन्हें कृषि योग्य बनाया जाता है। इसी प्रकार भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेशों में वनों को काटकर हॉर्टिकल्चर शुरू की गई है। ठीक है। स्थानांतरित कृषि, ये भी पता ही है कि यह कृषि की वह पद्धति है जिसमें वनों को जलाकर या काटकर साफ किया जाता है और उस पर फसल बोई जाती है। इस प्रकार की जो खेती है वो पर्यावरण के विरुद्ध है, क्योंकि इसमें वनों का बड़े पैमाने पर ह्रास होता है। तीसरी बात आ जाती है कि वन क्षेत्रों का चरागाहों के रूप में परिवर्तन। विश्व के जो शीतोष्ण कटिबंधीय और भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेश है उसमें विस्तृत वन क्षेत्रों को चरागाहों में बदला गया है। इन क्षेत्रों में दूध और मांस प्राप्त करने के लिए पशुओं को चराया जाता है। वनों से परावर्तित ऐसे चरागाह जो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। अतिचारण, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो विश्व के उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय देशों में जो है शुष्क और अर्धशुष्क इलाकों में चारे की फसलें नहीं बोई जाती और पशु जो है वो केवल घास के ऊपर निर्भर रहते हैं। बड़ी संख्या में वनों में चरते पशु अपने खुरों द्वारा भूमि को रौंद देते हैं और इससे क्या होता है कि छोटे छोटे पौधे भी जो हैं वो रौंद दिए जाते हैं। नए बीजों का अंकुरण और छोटे पौधों का प्रस्फुटन भी नहीं होता इसकी वजह से। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर्स है।
पांचवा फैक्टर्स है कि वृक्षों की बीमारी और वनाग्नि। वृक्षों में बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं और कई बार जो है जंगलों में लगने वाली आग के कारण भी विश्व के बहुत सारे वनों का ह्रास होता है। इसके अतिरिक्त वनों का अतिशोषण, बढ़ती हुई जनसंख्या की लकड़ी संबंधी मांग को पूरा करने के लिए वन अतिशोषण का शिकार हो रहे हैं। जितने वन उगते नहीं उससे कई गुना काट लिए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बार हमने डिस्कस किया था कि जो है विकसित देश किस तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं। अगर हम 1950 की बात करें तो विश्व के लगभग 1/3 भाग पर जो है वन होते थे, वनाच्छादित क्षेत्र था ये। इसमें उष्णकटिबंधीय वन और शीतोष्णकटिबंधीय वन जो है वो लगभग बराबर मात्रा में थे। लेकिन 1910 तक आते आते उष्णकटिबंधीय वनों का हिस्सा लगभग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ख़त्म हो चुका है। 1910 तक आते आते उष्णकटिबंधीय वनों का हिस्सा सन 1950 की तुलना में 1/3 रह गया, जबकि शीतोष्णकटिबंधीय वन उतने ही बने रहे हैं। रीज़न क्या रहा है इसका? रीज़न ये है कि आर्थिक दृष्टि से संपन्न विकसित देशों ने अपने वनों का बेहतर प्रबंधन किया और उनका कम शोषण होने दिया तथा अपनी ज़रूरतों की लकड़ी को जो है विकासशील, पिछड़े हुए देश और गरीबों देशों से जो है आयात करते रहे हैं। सेम नीति उनके जो है तेल के बारे में रही है, वो अपना तेल बचा के रखते हैं और जो आज के दिन में जो विकासशील देश हैं या गरीब देश हैं उनसे तेल का जो है वो आयात करते हैं ताकि उनका तेल बचा रह सके और भविष्य में वो अपने तेल को यूज़ कर सकें। सेम चीज़ उनकी वनों के बारे में रही है। ठीक है। गरीब देशों की कच्चे माल को बेचने की मजबूरी का फ़ायदा उठाया अमीर देशों ने और अपने संसाधनों को भविष्य के लिए जो है वो संरक्षित कर लिया कहीं ना कहीं। अब हम बात कर लेते हैं कि वन विनाश के द्वारा किस तरीके से पर्यावरण का ह्रास होता जा रहा है। तो सबसे पहले तो वन जो है पारिस्थितिकी तंत्र का अभिन्न अंग है। विश्व में वन संसाधनों का बड़े पैमाने पर ह्रास के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को भी भारी जो है नुकसान होता जा रहा है। वनों की कटाई से मृदा अपरदन तीव्र गति से होता जा रहा है। इससे उपजाऊ मृदा और जीवांश का जो विनाश है वो होता जा रहा है। मृदा अपरदन जो है अंततः भोजन की कमी और खाद्य श्रृंखला के खंडित होने के रूप में हमारे सामने आ रही है। वनों की कटाई से जो है वो अंडरग्राउंड वाटर फ्लो के ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त जो है नदियों की तली में जलोढ़ों का जो निक्षेप है वो बढ़ता जा रहा है। इससे नदियों में जल ग्रहण करने की क्षमता घट रही है। इसकी वजह से बाढ़ और सूखे की जो इंटेंसिटी है और जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हरित आवरण की अनुपस्थिति में वायुमंडलीय तापमान जो है वो विषम बन जाता है और वायु में आर्द्रता की मात्रा जो है वो सीमित हो जाती है। इससे जलवायु संबंधी भयानक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जो वन है वो ग्रीन लंग्स का काम करते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। वनों के विनाश से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है बढ़ती जा रही है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने से जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है, जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग से हिम नदियाँ पिघलती और समुद्र तल जो है ऊंचा उठ जाता है। समुद्र तल ऊंचा उठने से तटवर्ती निम्न भाग जो है समुद्र में डूब जाते हैं। इस तरीके से स्पष्ट है कि प्रकृति के किसी एक तंत्र में अगर थोड़ा सा भी नुकसान हो जाएगा तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम में जो चेन रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो ये हमने किया अभी तक डिफॉरेस्टेशन के बारे में, यानी कि वनों की कटाई के बारे में, क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, रीज़न क्या है और हम इसको किस तरीके से बचा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो है फैक्टर की बात कर रहे हैं डिग्रेडेशन की, जो कि है एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में। तो इसको हम बेसिकली 4 पार्ट्स में करने वाले हैं। रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक के रूप में, अति सिंचाई के रूप में, भूमिगत जल का ह्रास के रूप में और वनों का दोहरा ह्रास के रूप में। यानी कि 4 पॉइंट्स के आसपास जो है हम एग्रीकल्चरल ग्रोथ को, एग्रीकल्चरल विकास को और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को स्टडी करने वाले हैं। तो आपको पता है कि बहुत सारे वर्षों से जो कृषि वैज्ञानिक है वो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसके लिए उन्होंने कृषि का उन्नत तरीका अपनाया। हमने पहले भी बात करी थी ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, जो कि हाई यील्डिंग वैरायटी के ऊपर डिपेंडेंट होती थी। कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनको एक एडिक्वेट टेम्परेचर चाहिए होता है, एडिक्वेट पानी चाहिए होता है, उनको कीटनाशक की ज़रूरत पड़ती है और खरपतवार नाशक की ज़रूरत पड़ती है।
जिसकी वजह से क्या है वो बहुत सारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो कृषि के आधुनिकीकरण ने पर्यावरण का जो नुकसान है वो किस तरीके से किया, एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और खरपतवार नाशकों का अत्यधिक उपयोग। विश्व में सन 1950 में उर्वरक की प्रति व्यक्ति खपत लगभग 5 किलोग्राम थी, जो अब बढ़कर 33 किलोग्राम तक हो चुकी है। लगभग 7 गुना इजाफा हो चुका है। आज पूरी दुनिया में लगभग 70,000 रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जा रहा है। खेती में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग किया जाता है, तो फसलें उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाती। इससे क्या होता है, इससे जो अतिरिक्त अप्रयुक्त रसायन होता है वो मिट्टी में मिल जाता है। अब ये क्या करेगा, उपजाऊ मिट्टी में रासायनिक तत्वों का अत्यधिक सांद्रण होने से मिट्टी की जो रासायनिक संरचना है उसमें चेंज आता है, उसमें विकार आ जाते हैं। इससे भूमि प्रदूषित होती है और उसकी गुणवत्ता धीरे धीरे घट जाती है। अच्छा, खेतों से कुछ रसायन उड़कर वायु में जा मिलते हैं, जिससे वायु प्रदूषित हो जाती है। कुछ रासायनिक तत्व जो है वो वर्षा के जल के साथ बहकर नदियों, झीलों, तालाबों में प्रवेश कर जाते हैं और उन्हें प्रदूषित कर देते हैं। कुछ रसायन ऐसे होते हैं जो भूपृष्ठ के नीचे चले जाते हैं और भूमि के जल के संपर्क में आकर उसे भी प्रदूषित बना देते हैं। ठीक है। खेतों में प्रयोग किए जाने वाले रसायन पौधों के माध्यम से हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर चुके हैं और मनुष्य और अन्य जीव जंतुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालते हैं। पहले कैंसर की बीमारी को कोई जानता नहीं था, लेकिन अब आप देखेंगे कि हर दूसरा तीसरा आदमी जो है वो कैंसर से कहीं ना कहीं ग्रस्त पाया जा रहा है। ठीक है। एक सर्वेक्षण के अनुसार डीडीटी और अन्य कीटनाशक के अत्यधिक उपयोग करने से पशुओं के दूध में सीसा, तांबा, जस्ता, कैडमियम और संखिया पाया गया है। ये क्या है, ये कंटेमिनेटेड धातु होती हैं जो शरीर में पहुँच के बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि रासायनिक खादों ने मनुष्य को भोजन तो दिया, लेकिन इसके बदले में उसके स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया है। दूसरे रूप में हम कर लेते हैं अति सिंचाई। बिना सिंचाई के उच्च उत्पादकता वाली फसलें यानी कि HYV क्रॉप्स नहीं उगाई जा सकती, लेकिन नहरी सिंचाई वाले इलाकों में किसान अज्ञानतावश लालच में आकर खेतों में ज़रूरत से ज़्यादा जल भर देते हैं। जल भराव के कारण जो है खेतों में जो है सैलिनिटी और अल्कनिटी की जो है मात्रा बढ़ जाती है। इससे बहुत से उपजाऊ प्रदेश जो है ऊसर और बंजर बन जाते हैं। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे उपजाऊ इलाके जो हैं अब बंजर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो है किसानों ने बिना सोचे समझे नहरी पानी का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा किया, जिसकी वजह से वहाँ पे वाटर लॉगिंग की समस्या आई और धीरे धीरे जो मिट्टी है वो बंजर होती चली गई और ऊसर होती चली गई। इसके अतिरिक्त भूमिगत जल का ह्रास। जहाँ नहरें नहीं है वहाँ कुओं और नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है। जितना पानी कुदरती रूप से जो है अर्थ के अंदर जाता है उससे कहीं ज़्यादा पानी बाहर निकाल देते हैं। तो भूमिगत जल का भी अत्यधिक शोषण किया जा रहा है, जिससे जो है जल के भंडार धीरे धीरे सूख रहे हैं। पंजाब, हरियाणा की बात करी जाए तो यहाँ की जो भूमि है वो चावल के लिए इतनी ज़्यादा उपयुक्त नहीं है, लेकिन जो है किसानों के लालच ने जो है इस तरीके से मॉडिफाई किया है इसको कि जो है यहाँ पे चावल की खेती होने लगी है। और चावल की खेती में आपको पता है कि पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो एज ए रिज़ल्ट क्या हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है। स्पेशली करनाल वाले इलाके में बहुत ज़्यादा जो है वाटर टेबल बहुत ज़्यादा डाउन जा चुकी है। इसके अलावा वनों का दोहरा ह्रास। कृषि के विस्तार से वनों का ह्रास होता है, क्योंकि कृषि के लिए भूमि वनों को साफ करके प्राप्त की जाती है। जिन पर्वतीय क्षेत्रों में फलों की खेती की जाती है वहाँ पे वनों का ह्रास पैकिंग में प्रयुक्त लकड़ी के रूप में होता है। जैसे अगर 1 हेक्टेयर सेब या लीची को पैक करना है तो कम से कम 6 हेक्टेयर वन क्षेत्र की लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उनकी बास्केट बनानी पड़ेंगी। तो इस प्रकार पहाड़ी क्षेत्र में कृषि के विकास में जो है वनों का दोहरा जो है ह्रास हो रहा है। एक तो कृषि की खेती के लिए उपयोग किया जा रहा है उनको, दूसरा पैकिंग के लिए भी जो है वनों की लकड़ी का उपयोग किया जा रहा है। अब हम कर रहे हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड रिसोर्सेज के बारे में, जो कि 3rd पॉइंट है। हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड रिसोर्सेज के बारे में। तो आपको पता है आज विश्व की जो जनसंख्या है वो लगभग 7 अरब से ज़्यादा है। ऐसा विश्व है जहाँ पे लगभग हर मिनट 176 बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो पृथ्वी कब तक कितने लोगों को खाना देगी? लगभग हर रोज़ 2.5 लाख लोग पैदा हो रहे हैं, 2.5 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो इतने लोग कहाँ से अपना रोज़गार जुटाएंगे? हर वर्ष लगभग
9.70 करोड़ लोग जो है ऐड हो रहे हैं पॉपुलेशन में, वो किस तरीके से सामाजिक, आर्थिक व प्राकृतिक परिस्थितियों में जिएंगे। तो आप सोच सकते हो कि हर चीज़ के ऊपर जो है वो प्रेशर बढ़ता जा रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या जो है प्राकृतिक संसाधनों पर जो है बहुत बुरा प्रभाव डालती है। अनेक संसाधन जो है वो सिमटने के कगार पे हैं। लगभग 100 से ज़्यादा ऐसे देश हो चुके हैं जो अपनी जनसंख्या को खाना देने की क्षमता नहीं रखते हैं। तो सिकुड़ते संसाधनों में नए पृथ्वी का जो है स्वरूप काफ़ी कुछ बदल दिया है, जिससे पर्यावरण का काफ़ी ह्रास हुआ है। एक बार देख लेते हैं किस तरीके से। ये देखिए, ये आर.सी. शर्मा की बुक थी, तो उसमें दे रखे हैं। तो अगर हरित आवरण की बात करें तो उष्णकटिबंधीय जो वन है वो लगभग 110 लाख हेक्टेयर प्रतिवर्ष कम होते जा रहे हैं। कृषि भूमि की ऊपरी परत की बात करें तो लगभग 260 लाख टन मिट्टी हर वर्ष समाप्त हो जा रही है, जो कि उपजाऊ मिट्टी है। मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें तो वो फैलते जा रहे हैं, डेजर्टिफिकेशन होता जा रहा है। लगभग 60 लाख हेक्टेयर भूमि और नई मरुभूमि का विस्तार होता जा रहा है। जैव प्रजातियों की बात करें तो पौधों और जानवरों की जो है प्रजातियां वो प्रतिवर्ष लुप्त होने के कगार पे हैं। भूगर्भीय अगर जल की बात करें तो ये लगातार प्रदूषित होता जा रहा है और कम होता जा रहा है। जलवायु की अगर बात करें तो टेम्परेचर बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। समुद्र तल जो है वो राइज होता जा रहा है। ओजोन परत की बात करें तो अंटार्कटिका के ऊपर लगातार जो है ये काफ़ी कम जो है ये ओजोन डिप्लीशन होता जा रहा है। तो ये हमने बात करी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में। आप इसके साइड इफ़ेक्ट को जानते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड एयर पोल्यूशन के बारे में। तो इसको हम जो है मोटे तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और एसिड रेन के जो है इर्द गिर्द करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि खेती जो है वो सभी को रोज़गार नहीं दे सकती, इसलिए औद्योगिक विकास जो है वो ज़रूरी है। उद्योगों के विकास से जहां आर्थिक उन्नति हुई है और जीवन स्तर ऊंचा उठा, वहां उद्योगों से होने वाले वायुमंडलीय प्रदूषण ने भी अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। अगर हम बात करें एयर पोल्यूशन क्या होता है, तो रासायनिक, भौतिक, जैविक तत्वों द्वारा वायुमंडल में होने वाला वह परिवर्तन जो जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले वायुमंडलीय प्रदूषण कहलाता है। एयर पोल्यूटेंट की बात करें तो ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो जो नेचुरल होते हैं, दूसरा जो मैन मेड होते हैं। नेचुरल पोल्यूटेंट कौन से होंगे, जैसे ज्वालामुखी राख होगी, उल्कापात हो गया, समुद्री लहरों से उड़ता हुआ नमक हो गया, धूलकण हो गया, जंगली आग से उठने वाला धुआं हो गया, बैक्टीरिया और वायरस हो गए। मानव जनित प्रदूषक कौन कौन से होंगे, जैसे कोयला, खनिज तेल, लकड़ी के जलने से जो पार्टिकल्स जो एनवायरनमेंट में रिलीज़ होते हैं, परमाणु विस्फोट होना, रासायनिक प्रक्रियाएं करना, खनन होना, अयस्कों को गलाना, साफ़ करना, खेतों में कीटनाशकों को बहुत ज़्यादा यूज़ करना। ठीक है। उद्योगों में कोयला और खनिज तेल जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने से धुआं उत्पन्न होता है और इस धुएं में लगभग 3 से 4% तक जो है वो सल्फ़र होती है। चिमनियों से धुएं के रूप में जब यह सल्फ़र वायुमंडल में जाके मिलती है तो यह सल्फ्यूरिक एसिड बनकर वायु को प्रदूषित करती है। जो ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल पाते वहाँ उनसे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है जो जल को प्रदूषित करती है। कारखानों से निकलकर जो है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वायु में उपस्थित जलवाष्प से मिलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड में बदल जाते हैं। फिर यही एसिड जो है वो एसिड रेन के रूप में पुनः धरातल पर पहुँच जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो जीवाश्म ईंधन के उपयोग से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। लगभग 1860 के आसपास वायुमंडल में 195 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड हर साल वायु में बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें तो 1780 के आसपास वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.0294% यानी कि 294 ppm थी, जो अब बढ़कर 1979 में 334 ppm और 2000 में लगभग 380 ppm हो चुकी है। वर्तमान में जैव ईंधनों के उपयोग में 4% की वार्षिक वृद्धि हो रही है, जिससे क्या है धीरे धीरे ऐसा अनुमान है कि लगभग 2040 तक जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो लगभग 750 पार्ट पर मिलियन होती जाएगी। तो ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं है।
इसी तरीके से अगर हम देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से जो है अफेक्ट डाल रही है, तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने पर वायुमंडल में टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को अवशोषित करने की मात्रा जो है, क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य तप को पृथ्वी तक तो पहुंचने देती है, लेकिन पार्थिव किरण को परावर्तित नहीं होने देती, जिससे गर्मी बढ़ती है। इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। एक अनुमान के अनुसार यदि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर दुगनी कर दे तो वायुमंडल का तापमान लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अच्छा, अब इस तापमान में वृद्धि और उसके पर्यावरण के ऊपर क्या कुप्रभाव हो सकते हैं, ये आपको पता ही है। तापमान में वृद्धि से जलवायु संबंधी परिवर्तन हो सकते हैं। सबसे पहली बात कि जो है हिमनदियाँ पिघल जाएंगी, ठीक है। हिमनदियों के पिघलने से बाढ़ आएंगी, ठीक है। उसके बाद में क्या, समुद्र का जो सी लेवल है वो कहीं ना कहीं ऊंचा उठ जाएगा और जो निम्न तटीय भाग हैं वो डूब जाएंगे, ठीक है। वैज्ञानिकों का अनुमान, अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया तो गेहूं के उत्पादक क्षेत्रों में लगभग 10% की कमी आ सकती है, क्योंकि आपको पता है कि गेहूं कहाँ पे उगता है। गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है जिसको ठंड की आवश्यकता होती है, ठीक है। व्यापक तौर पर गर्म हो रहे मौसम से वन्य जीवों में तरह तरह की बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अब क्योंकि धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन आता जा रहा है, जलवायु परिवर्तन होता जा रहा है, तो जो उष्ण कटिबंधीय जो बीमारी होती थी वो अब शीतोष्ण कटिबंधीय इलाकों में भी देखने को मिल रही है, ठीक है। अब मानव के कोल्ड हैबिटेट में भी उष्णकटिबंधीय बीमारियां फैलने लगी हैं जो पहले वहां नहीं पाई जाती थी। बर्फीले और ठंडे मौसम के दौरान कीड़े, फफूंद, खरपतवार की जनसंख्या लगभग 99% तक कम हो जाती है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण अब सर्दियाँ पहले जैसी ठंडी नहीं रही। ऐसी मौसमी दशा में बीमारी पैदा करने वाले परजीवी जिंदा रह जाते हैं, ठीक है। तो अब जो उष्णकटिबंधीय बीमारी वो शीतोष्णकटिबंधीय इलाकों में भी देखने को पाई जा सकती हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय इलाकों में ज़्यादा जैव विविधता नहीं पाई जाती, लेकिन वहाँ पे हर जो प्रजाति है वहाँ हर प्रजाति के लोगों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन उष्ण कटिबंध में क्या होता है, यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं पाई जाती। और ये बायोडाइवर्सिटी ही कहीं ना कहीं एक बफर जोन का काम करती है। ये जो विविधता है ये बीमारियों को रोकने के लिए एक बफर जोन का काम करती है। और अगर ये उष्ण कटिबंधीय अगर बीमारियाँ अगर शीतोष्ण कटिबंधीय इलाकों में पहुँचना स्टार्ट होगी तो क्या करेंगी, बड़ी संख्या में जीवों का जो है वो सफाया हो जाएगा। बहुत संख्या में जो है जीव वगैरह मारे जाएंगे। तो आपको पता है कि हरित गृह प्रवाह यानी कि आपका ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बढ़ाने में विकसित देशों की बड़ी भूमिका रही है। रीज़न क्या रहा है कि आजकल के जो विकसित देश है वो जैव ईंधनों का जो प्रयोग है वो काफ़ी लंबे टाइम से करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। आप देखिए, इससे पता चलता है कि विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का जो सबसे बड़ा जो उत्सर्जक है वो चीन है, ठीक है, अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उत्सर्जन देखा जाए तो यूएसए सबसे टॉप पे पहुंच रहा है, ठीक है। भारत सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के सभी विकासशील देश जो है विश्व का लगभग 12.2% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर रहे हैं, जिसमें भारत का हिस्सा लगभग 4.2% के आसपास है। मध्य पूर्व के देशों में औद्योगिक विकास जो है ना के बराबर है, लेकिन यहाँ पे तेल परिष्करणशालाएं अवश्य जो विश्व की लगभग 2.6% कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती हैं। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अधिकांश देशों में औद्योगिकरण अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में, इसलिए ये महाद्वीप कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो है वो कम मात्रा में करते हैं। ये देखिए एक बार, तो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ था और इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है इसका रिलीज़ जो है वो कम से कम किया जाए। लेकिन देखने में ये आया है कि लगभग 2003 में भी विश्व के लगभग 25 सबसे अमीर देश में ग्रीन हाउस का उत्सर्जन जो है वो 1997 के मुकाबले लगभग 8% बढ़ गया। तो हालात सुधरे नहीं बल्कि और ख़राब होते चले गए हैं।
तो क्योटो प्रोटोकॉल यही बोलता था कि भाई जो ये उत्सर्जन है ग्रीन हाउस गैसेस का, इसको कम से कम किया जाए। ठीक है, ये जो इसके उत्सर्जन की कुछ जो शर्तें हैं वो लगभग 2008 से लागू हो चुकी हैं, लेकिन आज भी अमेरिका और रूस जैसे बड़े देशों ने इसको स्वीकृति नहीं दी है, जबकि ये बहुत ज़्यादा जो है जो कार्बन कंटेंट है इसका काफ़ी बड़ा पोर्शन जो संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य विकसित देशों से आता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के बारे में। तो ओजोन हमारी प्राणवायु ऑक्सीजन का ये एक अन्य रूप है। साधारण ऑक्सीजन के अणु में 2 परमाणु होते हैं, लेकिन ओजोन गैस के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं, यानी कि O3। उष्णकटिबंध में पृथ्वी की सतह से लगभग 16 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर समताप मंडल पाई जाती है, और वहाँ पे क्या है, समताप मंडल में आपको पता है कि ये ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस लगभग 23 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई में सघन रूप में पाई जाती है। लगभग 48 किलोमीटर तक ओजोन विरल अवस्था में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के ऊपर स्थित समताप मंडल से वायुमंडलीय संचार द्वारा कुछ ओजोन का परिवहन ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर स्थित वायुमंडल की निचली परतों में हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ओजोन इतनी ज़रूरी क्यों है। तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं अत्यंत घातक होती हैं, और ओजोन क्या करती है, ये इन पराबैंगनी किरणों को या अल्ट्रावायलेट रेज को सोख लेती है। ठीक है, इससे क्या है, जो है पृथ्वी के ऊपर जो है बहुत सारे जो इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं अल्ट्रावायलेट रेज के, वो नहीं होने पाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ओजोन परत का ह्रास क्यों हो रहा है। ओजोन परत का सबसे ज़्यादा जो विनाश है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन करती है। यह गैस कारखानों द्वारा वायुमंडल में छोड़ी जाती है, जो अप्रज्वलनशील, अविषाक्त और रासायनिक दृष्टि से जड़ होती है। इस गैस के अंतर्गत कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन के परमाणु जब वायुमंडल की ऊपरी सतह पर पहुंचते हैं, तब सूर्य की पराबैंगनी किरणें CFC अणुओं को तोड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्लोरीन अन्य परमाणुओं से अलग होकर ओजोन के अणुओं से प्रतिक्रिया करती है और उसे ऑक्सीजन में बदल देती है। इसका अर्थ यह है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु ओजोन गैस के 1 लाख अणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो अंटार्कटिका के ऊपर जो है आपने कई बार सुना होगा कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद हो रहा है। रीज़न क्या है, आपको पता है कि जो ट्रोपोस्फियर की जो हाइट होती है वो सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा के ऊपर पाई जाती है, और ध्रुवों की तरफ जाते जाते जो है वो हाइट कम हो जाती है। तो सेम चीज़ स्ट्रेटोस्फियर के साथ भी है। तो स्ट्रेटोस्फियर की जो हाइट है वो ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर रिलेटिवली कम होती है, और यहाँ पे क्या होगा, एक तो सूरज की रोशनी पड़ेगी, स्पेशली दक्षिणी गोलार्ध में कब जाएगा सूरज, जब उत्तरी गोलार्ध में जो है ठंड का सीज़न होगा। तो यानी कि लगभग अगस्त से और नवंबर के बीच में जो सूरज है ज़्यादा तेज़ चमकता है, और जिसकी वजह से क्या है, एक तो सूरज की रोशनी मिल रही है दक्षिणी गोलार्ध में, दूसरा क्या है, टेम्परेचर अभी भी डाउन है अंटार्कटिका के आसपास। इसकी वजह से क्या हो रहा है, CFC को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है ओजोन को ब्रेक करने का, और जिसकी वजह से ओजोन ब्रेक होती जा रही है। यहाँ पे इसकी डेंसिटी कम होती जाती है, और अल्टीमेटली जो है आपको ओजोन होल दिखने को मिलता है। ये देखिए, तो अंटार्कटिका आपको पता है एक महाद्वीप है, और जो दक्षिण ध्रुव के चारों ओर विस्तृत है। अनुसंधान बताते हैं कि दक्षिणी ध्रुव के ऊपर जो है ओजोन गैस का पवन संचार द्वारा परिवहन वायुमंडल के ऊपरी भाग में लगभग 60 से 70 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच हो जाता है। यानी कि जो उसका ट्रांसपोर्ट है वो कहीं ना कहीं अवेलेबल होता है 60 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच। और हर वर्ष अंटार्कटिका के ऊपर सर्दियों में और बसंत ऋतु में बड़े पैमाने पर बर्फीली वायु का जमाव हो जाता है। टेम्परेचर डाउन होगा, इससे वायुमंडल में उपस्थित रसायनों को ओजोन परत का ह्रास करने का अवसर मिल जाता है, और इन नई दशाओं में नई ओजोन भी वहाँ नहीं पहुँच पाती। इस वजह से दक्षिणी ध्रुव के ऊपर समताप मंडल में ओजोन परत पतली हो जाती है, और उसमें छिद्र धीरे धीरे बनता जा रहा है। तो रीज़न क्या हुआ, एक तो सनलाइट की अवेलेबिलिटी है,
ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि टेम्परेचर काफ़ी डाउन है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है वो उससे क्या है, क्लोरीन को रिलीज़ कर देती है। ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है रिलीज़ हो क्लोरीन जो है वो अन्य परमाणुओं से अलग होकर ओजोन के अणुओं से प्रक्रिया करेगी और उसे ऑक्सीजन में धीरे धीरे बदलना स्टार्ट कर देती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ओजोन को नष्ट करने वाले कौन कौन से उद्योग हैं। तो रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनर, हेयर डाई का उपयोग करने वाले और सुगंध का छिड़काव करने से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है गैस निकलती है। एरोजोल, प्लास्टिक पेंट, उर्वरक का निर्माण करने वाले कारखानों से भी यह काफ़ी मात्रा में छोड़ी जाती है। इसके अतिरिक्त एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिकल और फार्मेसी में भी गैस का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। हवाई जहाज़ों से भी CFC निकलती है। आसमान में लगभग 15 से 29 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले सुपरसोनिक विमानों से भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो छोड़ी जाती है। एटॉमिक जो बॉम्ब है उसके विस्फोट से भी ओजोन जो है परत का विनाश होता है। तो मोटे तौर पे बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो उत्पादन है आप देखेंगे तो CFC का वर्तमान उत्पादन लगभग 12 लाख टन है। इसमें से विकसित देशों में इसका उत्पादन और उपभोग लगभग 88% के आसपास है। अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में CFC का कुल उत्पादन का लगभग 37% भाग USA में होता है, लगभग 37% भाग यूरोप में होता है, जापान में लगभग 12.5% होता है और दुनिया के बाकी देश लगभग 4% के आसपास CFC पैदा करते हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि ओजोन परत अगर डिप्लीट हो जाएगी तो उसका मानवों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले यदि ओजोन परत में 1% ओजोन गैस घटेगी तो पृथ्वी पर जो स्किन कैंसर है उसके केस लगभग 2% बढ़ जाएंगे। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में मेलानोमा नामक कैंसर से मिलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। क्यों? क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया वो कहीं ना कहीं दक्षिणी ध्रुव के आसपास है। ठीक है। ओजोन की कमी से मोतियाबिंद, आँखों के लेंसों में धुंधलापन, असाध्य दृष्टि रोग और अंधापन जैसे रोग पैदा हो सकते हैं। ठीक है। अल्ट्रावायलेट के जो रेज़ हैं वो मनुष्य के ना केवल जीन्स को नुकसान पहुंचाती है बल्कि शरीर में जो जेनेटिक डिफेक्ट है उसको भी पैदा करती है। इससे आने वाली जो पीढ़ी है वो विकलांग, मानसिक रोगी और विक्षिप्त भी हो सकती है। ठीक है। ये जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं ये मनुष्य की रेजिस्टेंस पावर को भी डाउन करती हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव जो है वनस्पतियों के ऊपर भी देखा गया है। अल्ट्रावायलेट रेज पौधों में होने वाले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को जो है प्रभावित करती है। इससे कृषि उत्पादन घट जाता है और वनस्पतियों की वृद्धि पर बुरा असर देखने को मिलता है। जीव जंतुओं के ऊपर भी काफ़ी बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। जो प्लैंकटन होते हैं मछलियों का मुख्य खाना होते हैं, लेकिन पराबैंगनी किरणें क्या करती हैं, प्लैंकटन को नष्ट कर देती हैं जिससे मछलियों की खुराक कम हो जाती है और वो भूख से धीरे धीरे मरने लगती हैं। जलवायु के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एसिड रेन के बारे में। तो औद्योगिक विकास का एक और पर्यावरणीय दुष्प्रभाव अम्ल वर्षा या तेजाबी वर्षा के रूप में हमारे सामने आता है। एसिड रेन होती क्या है? वर्षा का जल वायुमंडल में उपस्थित गैसों से रासायनिक क्रिया कर जब अम्लीय होकर बरसता है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। कारण क्या क्या है? उद्योग और परिवहन के आधुनिक साधनों में कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्मी ईंधनों का दहन किया जाता है जिसके जलने पर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोस जो है ऑक्साइड गैस निकलती है। उच्च तापमान पर सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जलवाष्प की उपस्थिति में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। इसी प्रकार जो थर्मल पावर स्टेशन है वहाँ पे कोयले के जलने से जो है क्लोरीन गैस जल से क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी डाइल्यूट H2CO3 बनाती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है। इन अम्लों से रासायनिक कोहरा बनता है और इसी कोहरे से कालांतर में जो है अम्ल वर्षा होती है। दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? मानव शरीर के ऊपर प्रभाव की अगर बात करें तो अम्ल वर्षा वाले क्षेत्रों में लोगों में अस्थमा, फेफड़ों के कैंसर की समस्या बढ़ जाती है, आँखों की तकलीफ बढ़ जाती है,
ठीक है। अम्ल वर्षा से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और कार्य क्षमता प्रभावित होती है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अन्य बीमारियों का भी जन्म होता है, जैसे कैंसर होना। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है आमाशय का कैंसर हो जाता है। अम्ल वर्षा से चर्म रोग, खाज, खुजली, एक्जिमा, एलर्जी का प्रकोप बढ़ जाता है। ठीक है। अल्सर और पीलिया इत्यादि रोग भी हो सकते हैं, क्योंकि दूषित पानी पिया जाएगा। पेड़ पौधों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। अम्ल वर्षा में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता से पेड़ पौधे के जो टिश्यूज़ हैं वो जल जाते हैं और पत्तियों के नुकीले सिरे जलकर टेढ़े हो जाते हैं। ठीक है। नई कोपलें नष्ट हो जाएंगी। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो बाधित हो जाएगी और पेड़ पौधों की वृद्धि के ऊपर जो है वो बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है। मृदा के ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। क्या होगा, उत्पादन क्षमता घट जाएगी और मिट्टी में उपस्थित खनिजों और पोषक तत्वों का ह्रास हो जाएगा। जल संसाधनों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है अम्ल वर्षा का। अम्ल वर्षा के कारण अब तक स्वीडन के लगभग 10,000 और कनाडा के लगभग 50,000 झीलें अम्लीय हो चुकी हैं। ठीक है। प्रदूषित जल के कारण इन झीलों में मछलियों सहित अनेक जलीय जीवों की मृत्यु हो चुकी है। इन झील्स को जो है किलर लेक्स बोला जाता है। अगर अम्ल वर्षा से प्रभावित मछलियां अगर बच भी जाती हैं तो भी वो खाने योग्य नहीं रहती। उनके सेवन से मनुष्य और पक्षियों में के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। अब हम बात कर रहे हैं अर्बनाइजेशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की। इसको हम 4 ब्रॉड हेडिंग्स में करने वाले हैं। नगरीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, नगरीकरण एवं वायु प्रदूषण, ताप विद्युत ग्रह और नगरीय पर्यावरण, नगरीकरण एवं जल प्रदूषण के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नगरीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के बारे में। नगरों में ताप आधिक्य के कारण जीवाश्म ईंधनों का दहन, औद्योगिक और वाणिज्यिक कार्यों में ऊष्मा का उपभोग होता है। नगरों की वायु में धूल, सस्पेंडेड मैटर्स, कार्बन के कणों की अधिकता होती है। वायु की ये अशुद्धियाँ सूर्यताप की मात्रा का अधिक अवशोषण कर नगरों के आंतरिक तापमान को कुछ ऊंचा बनाए रखती हैं, जिससे वायु की जो दिशा है और गति है वो प्रभावित होती है। महानगरों में जो इमारतें हैं वो पवनों के प्राकृतिक प्रवाह में रुकावट पैदा करती हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त शुष्क कणिकाओं के कारण महानगरीय क्षेत्र में 5 से 10% तक अधिक बादल और कोहरा पाया जाता है। हम बात कर लेते हैं नगरीकरण और वायु प्रदूषण के बारे में। तो महानगरीय वायु में क्या है, परिवहन के साधनों से लगभग 51% प्रदूषण हो रहा है। ज़्यादातर जो वाहन है उसमें इंटरनल कंबशन लगा होता है, जिससे निकलने वाले धुएं में जो धुआं है वो वायुमंडल में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और अन्य प्रदूषणकारी तत्वों के साथ साथ अधजला और अनजला ईंधन भी छोड़ देते हैं। ठीक है। इससे क्या होगा, इससे प्रदूषण होगा। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो ताप विद्युत ग्रह और नगरीय पर्यावरण है ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। आपको पता है कि पूरी दुनिया में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए जो थर्मल पावर स्टेशन है उनकी स्थापना की जा रही है। भारत में कुल कोयले की कुल खपत का लगभग 75% जो भाग है वो विद्युत उत्पादन में जो है यूज़ किया जा रहा है। अगर हम बात करें सिंगरौली ताप विद्युत गृह में कि लगभग उसमें 20,000 टन कोयले का प्रयोग डेली किया जा रहा है। ठीक है। बड़े पैमाने पर कोयले के जलने से बड़ी मात्रा में राख, कालिख, धुआं, अनेक प्रकार की गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन पेरोक्साइड निकलती हैं। ये गैसें वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। इसी तरीके से कोरबा थर्मल पावर प्लांट में भी कोयले के जलने से निकलने वाली राख कहीं कहीं लगभग 2 सेंटीमीटर से भी मोटी हो जाती है। कोरबा के लगभग 40% जो निवासी हैं वो दमा, टीबी और सांस की अन्य बीमारियों से ग्रस्त हो चुके हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस नगरीय प्रदूषण से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले नगरीय वायु प्रदूषण के कुछ विशिष्ट रूप देखने को मिलते हैं। नगरीय वायु प्रदूषण के कुछ विशिष्ट प्रारूप देखने को मिलते हैं, जैसे पोल्यूशन डोम या पोल्यूशन प्लूम के रूप में प्रदूषणकारी तत्व जैसे धूल, धुआं और तापमान का महानगरों के ऊपर एक गुंबद सा बन जाता है, जिसे प्रदूषण गुंबद या नगरीय द्वीप कहा जाता है।
इसके प्रदूषण गुंबद बनने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होना चाहिए, यानी कि नीचे जो है नीचे ठंडी एयर होनी चाहिए और ऊपर गर्म एयर होनी चाहिए। जिससे क्या होगा, जिससे धुआं और अन्य प्रदूषणकारी तत्व ऊपर नहीं जा पाते। वायु जो है शांत होनी चाहिए और उसकी गति काफ़ी मंद होनी चाहिए। अगर नगरों के ऊपर वायु की गति लगभग 8 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा हो जाएगी तो परमाणु जो प्रदूषण गुंबद है वो नष्ट हो जाएगा। यदि वायु की गति लगभग 12 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा हो जाए तो यह प्रदूषणकारी तत्वों को भागकर दूर ले जाती है और तब कहीं जाके प्रदूषण प्लूम बनता है। प्रदूषण प्लूम सैकड़ों किलोमीटर एरिया में फैल सकता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में शिकागो गारी जो क्षेत्र है उसका प्रदूषण प्लूम जो है वो वाशिंगटन डीसी में भी देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त जो है इस पोल्यूशन की वजह से अर्बन स्मोग देखने को मिलती है। स्मोग क्या होती है, स्मोक प्लस फोग से मिलकर स्मोग बना है। स्पष्ट है जब नगर में प्रदूषणकारी तत्व कोहरे के साथ मिल जाते हैं तो स्मोग या धूम कोहरे की रचना होती है और ये जनरली शीत ऋतु में बनता है। इससे लोगों का दम घुटना और अनेक लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। तो अब इस एयर पोल्यूशन के कुछ दुष्प्रभाव की चर्चा कर लेते हैं हम। तो वायु प्रदूषण के बहुत सारे जो है हानिकारक प्रभाव देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मानव के स्वास्थ्य पर प्रभाव देखने को मिलता है। सबसे पहले तो मानव के स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे अगर बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है तो जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाती है। ठीक है। वायु में सर्वाधिक खतरनाक सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता से मांसपेशियों में अस्थायी तनाव पैदा हो जाता है, बल्कि सांस की बीमारियां लग जाती हैं, जैसे बलगम का ज़्यादा बनना, खांसी, छींके आना, नाक से पानी आना, आँखें लाल हो जाना, आँखों से पानी आना आदि बीमारियां इस गैस की अधिकता के कारण होती हैं। जब कभी कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो शरीर में कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। अगर इसकी मात्रा 4 से 6% हो जाए तो हृदय में दर्द उठने लगता है और सांस रुकने लगती है। अगर वायु में अगर नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए तो हेमरेज होने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है। वायु में ओजोन की थोड़ी भी मात्रा फेफड़ों में जमाव पैदा करके जो है हेमरेज पैदा करने का कारण बन सकती है। समताप मंडल में इसकी कमी जो है वो कहीं ना कहीं स्किन कैंसर को पैदा कर सकती है। ठीक है। इसके अतिरिक्त हम जीव जगत के ऊपर प्रभाव देखें तो वायु और ध्वनि प्रदूषित क्षेत्रों में जो है अनेक पक्षी जो है पलायन कर चुके होते हैं। डीडीटी से पहले कीटाणु जगत का विनाश हुआ था, लेकिन अब मच्छर, मक्खी और दीमक आदि इन रसायनों से अनुकूलित हो चुके हैं, यानी कि अब इनके ऊपर इनका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता। पहले से बड़े आकार के मच्छर पैदा होने लगे हैं। इसके अतिरिक्त वायु का प्रदूषण चारे को भी प्रदूषित कर रहा है और जो कि पशुओं के खाने के योग्य नहीं बच रहा। फ्लोराइड की वजह से जो है पशुओं की हड्डियों और दांतों को नुकसान पहुंच रहा है। वनस्पति के ऊपर प्रभाव देखें तो प्रदूषित वायु के संपर्क में आने पर वृक्ष, पौधे, फल, सब्जियों, फूलों आदि का रंग, रूप, आकार, जीवन की अवधि में परिवर्तन हो जाता है। उनकी गुणवत्ता में भी जो है चेंज हो रहा है। जैसे हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस का सबसे ज़्यादा असर गेहूं, कपास, जौ और सेब की फसलों पर पड़ता है। वायु में इस गैस की अधिकता से इन पौधों के पत्ते गिरने लगते हैं और उनके रेस्पिरेटरी और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं बाधित हो जाती हैं। अगर हवा में ज़्यादा फ्लोराइड होगा तो रसदार फलों के लिए काफ़ी नुकसानदायक है ये। वायु में अगर अमोनिया की मात्रा 40 ppm से ज़्यादा हो जाए तो टमाटर की फसल नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार हाइड्रोजन सल्फाइड से मूली, खीरा, टमाटर, सोयाबीन की फसलें खराब हो जाती हैं। वायुमंडल में अगर प्रभाव की बात करें तो आपको पता ही है कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है एयर पोल्यूशन को? सबसे पहले उद्योगों की एक नियोजित स्थिति की जाए, इनको शहरों से बाहर स्थापित किया जाए। किसी उद्योग का अगर कच्चा माल बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैला रहा है तो उसके विकल्प को खोजा जाए। ठीक है।
इसके अलावा अनेक उद्योग ऐसे हैं जो अपनी निर्माण प्रक्रिया में अनेक प्रकार के प्रदूषक हवा में छोड़ते हैं। अतः वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाए जिससे प्रदूषण ना हो या कम से कम हो। दूसरी बात कि उचित ईंधन का उपयोग किया जाए, ठीक है। या तो आप जो है इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर सकते हैं या सीएनजी का उपयोग कर सकते हैं। वाहनों में शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग किया जाना चाहिए। नए उपकरण और आधुनिक मशीनों का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए। ऊंची चिमनियां बनाई जानी चाहिए ताकि वायु के प्रदूषण का जो दुष्प्रभाव है उसको कम किया जा सके, ठीक है। इसके अतिरिक्त प्रदूषण नियंत्रण के उपकरणों की व्यवस्था की जानी चाहिए। सभी उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपकरण और मशीन जैसे बैग फिल्टर, गैस स्क्रबर, सेटलिंग चैम्बर, वेट कनेक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इत्यादि का प्रयोग जो है वो अनिवार्य कर देना चाहिए। परमाणु विस्फोटों के ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए। वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा किया जाना चाहिए। आम लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। प्रदूषण संबंधी जो कानून है उनको काफ़ी कड़ाई के साथ में लागू किया जाना चाहिए। प्रदूषण को काबू करने के लिए विश्व के सभी देशों में न केवल कानून बनाने चाहिए बल्कि सख्ती से उनका पालन भी करना चाहिए, ठीक है। तो एक बार इंडिया में जो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड एक्ट हैं उनको देख लेते हैं हम। तो इंडिया में एयर पोल्यूशन से रिलेटेड एक्ट हैं प्रिवेंशन ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974-1981, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, ठीक है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब हम बात कर रहे हैं नगरीकरण और जल प्रदूषण के बारे में, ठीक है। तो जल की अपनी एक शोधन क्षमता होती है। यदि मानव इस प्राकृतिक शोधन क्षमता से ज़्यादा अवांछनीय तत्व जल में डाल देता तो जल प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि मानवीय हस्तक्षेप के कारण जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में ह्रास हो जाए तो उसको हम प्रदूषित जल बोलते हैं। According to WHO, water pollution is defined as any foreign material either from natural or other sources that may contaminate the water supply and makes it harmful to life, cause of toxicity, lead to reduction of normal oxygen level of water, cause aesthetically unpalatable effect and spread of epidemic diseases। तो यानी कि प्राकृतिक और अन्य स्रोतों से उत्पन्न अवांछनीय बाह्य पदार्थों के कारण जल का दूषित हो जाना और इस विषैलेपन का जल में सामान्य स्तर से कम ऑक्सीजन के कारण जीवों के लिए हानिकारक हो जाना, जिससे कि संक्रामक रोग फैलने लगे, जल प्रदूषण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो 3 तरीके से हो सकता है: स्थायी जल प्रदूषण, भूमिगत जल प्रदूषण और समुद्री जल प्रदूषण। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सरफेस वाटर पोल्यूशन की। तो ये 2 तरीके से हो सकता है सरफेस वाटर पोल्यूशन। इसके 2 सोर्सेज हैं, एक तो प्राकृतिक यानी कि मृदा अपरदन, भूस्खलन, ज्वालामुखी के द्वारा। दूसरा है मानवजन्य। तो आपको पता है कि भूमि जो नेचुरल है वो तो इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन मानव के द्वारा ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है सरफेस वाटर के ऊपर। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं कहीं ना कहीं। एक तो उद्योग, दूसरा नगरीकरण, तीसरा कृषि, चौथा सांस्कृतिक गतिविधियाँ। तो उद्योगों में अगर हम बात करें तो मोटे तौर पर तेल प्रसंस्करणशाला और पेट्रो रसायन उद्योग, रसायन और उर्वरक उद्योग, वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, कागज और लुगदी उद्योग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ और अन्य उद्योग जो हैं ये कहीं ना कहीं वाटर पोल्यूशन को फैलाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तेल प्रसंस्करणशाला की। तो इन उद्योगों में हाइड्रोकार्बन, फिनोलिक कंपाउंड तथा अन्य प्रकार के जैव और अजैव प्रदूषक निकलते हैं जो जल में दुर्गंध पैदा करके उसे प्रदूषित करते हैं। रसायन और उर्वरक उद्योग में क्या करते हैं, बहुत सारे एसिड, जो है क्षार, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और खरपतवार नाशक इत्यादि बनाने की इकाइयाँ शामिल की जाती हैं। अम्लीय तत्व जल की गुणवत्ता का ह्रास करते हैं, जैसे रेयॉन और डीडीटी हैं, ये उद्योगों में बड़ी मात्रा में अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। उर्वरक उद्योग से फास्फोरस, फ्लोरीन, सिलिका और बड़े पैमाने पर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर निकलते हैं जो जल को प्रदूषित करते हैं।
वस्त्र उद्योगों की अगर बात करें तो वस्त्रों की धुलाई, रंगाई, ब्लीचिंग करने के लिए जल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इस उद्योग में प्रयुक्त जल रंग और रसायनों से मिल जाने के कारण प्रदूषित हो जाता है। इस उद्योग के प्रमुख प्रदूषण जो है वो क्षार होते हैं, जो पानी में घुलकर ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देते हैं। धातु उद्योगों की बात करें तो धातु उद्योगों से निकलने वाले प्रमुख प्रदूषक जैसे क्रोमियम, कैडमियम, जस्ता, तांबा, सीसा हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं ये सारे के सारे प्रदूषक मनुष्य, जलीय जीव और वनस्पति को हानि पहुंचाते हैं। कागज़ और लुगदी उद्योग से बहुत ज़्यादा जो प्रदूषक हैं वो लकड़ी के टुकड़े, छाल, सेलुलोज, रेशे और अन्य प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं। कागज़ बनाने के लिए प्रयोग में लाई गई लकड़ी का लगभग आधा भाग अपशिष्ट प्रदूषणकारी पदार्थ बन जाता है। ये पदार्थ जल के संपर्क में आने पर उसकी गुणवत्ता को घटा देते हैं, जिसके फलस्वरूप मछली और अन्य जलीय जीव धीरे धीरे मरना स्टार्ट हो जाते हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, तो यहाँ इसमें भी क्या हो जाएगा, जैसे दूध उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, मांस उद्योग हो गया, शराब निर्माण उद्योग हो गया, मिठाई या कन्फेक्शनरी इत्यादि शामिल किए जाते हैं। ये उद्योग क्या करते हैं, इन उद्योगों के प्रदूषकों में ज़्यादातर वसा, प्रोटीन और जैव पदार्थ शामिल होते हैं। कुछ समय के बाद इन पदार्थों में दुर्गंध पैदा हो जाती है। जैसे पशु वधशालाओं में भी अनेक अपशिष्ट पदार्थ निकलते, जिसे बिना उपचारित किए बिना ही खुले में फैला दिया जाता है, जिससे क्या होता है, मिट्टी, पानी और वायु तीनों के तीनों जो है वो प्रदूषित होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो हैं चर्म शोधन, साबुन, कृत्रिम डिटर्जेंट और शीशा इत्यादि बनाने वाले भी ऐसे उद्योग हैं जो जल का प्रदूषण कर उसकी गुणवत्ता में कमी लेके आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे फैक्टर की, जो कि है नगरीकरण। तो नगर अपना मल जल, घरेलू तथा नगर पालिका के कूड़े कचरे, औद्योगिक अपशिष्ट, मोटर गाड़ियों के धुएं से जो है मोटर गाड़ियों के धुएं से निकले जल को प्रदूषित करते हैं। यह जल मिलकर नदी, झील, तालाबों इत्यादि में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, आपको पता है कि भारत की अधिकांश नदियों का लगभग 3/4 प्रदूषण नगर पालिका के सीवेज के द्वारा और लगभग 25% अन्य स्रोतों के द्वारा हुआ है। कृषि की बात करें तो सतही जल प्रदूषण का एक अन्य स्रोत कृषि में उपयोग होने वाले उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक में प्रयोग अनेक प्रकार के रसायन होते हैं। यह रसायन वर्षा के जल के साथ मिलकर नदियों और समुद्रों में जा पहुंचते हैं और उन्हें प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा हमारी सांस्कृतिक गतिविधियाँ जैसे तीर्थ यात्राएं, धार्मिक मेले, पर्यटन इत्यादि भी जल को प्रदूषित करते हैं। जीवनदायिनी नदियों के साथ हमारी पवित्रता, मोक्ष, मुक्ति और पुण्य का जो भाव जुड़ा हुआ है, वो उसकी वजह से नदियाँ अपने स्रोत से ही प्रदूषित होना शुरू हो जाती हैं। ये देखिए, ये दामोदर रिवर को दिखाया गया है। तो दामोदर रिवर में डेली के डेली लगभग टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 15,000 घन मीटर, बंगाल पेपर मिल्स लगभग 12,000 घन मीटर, दुर्गापुर स्टील प्लांट लगभग 1800 घन मीटर और सिंदरी का खाद्य कारखाना लगभग 15 टन सल्फ्यूरिक एसिड व 10 टन विषैले तत्व दामोदर में डेली डालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नदियों में जो है कितना ज़्यादा जो है कूड़ा करकट जो है उद्योगों के द्वारा फैलाया जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे दामोदर रिवर के ऊपर कितने सारे जो है इंडस्ट्रीज़ को देख पा रहे हैं, और ये सारे के सारे जो अपना जो अपशिष्ट पदार्थ है वो सारा का सारा नदी में डाल रहे हैं बिना उपचारित किए बिना। अब हम बात कर रहे हैं भूमिगत जल प्रदूषण के बारे में। तो भूमिगत जल का सर्वाधिक प्रदूषण जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के माध्यम से होता है। आपको पता है कि खेती की उपज बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक प्रयोग में लाए जाते हैं, जिससे क्या होगा, उनका लीचिंग होगा, उनका निक्षालन होगा, रिसाव होगा और वो भूमिगत जल में प्रवेश कर जाते हैं। ग्रामीण कचरे, नगरीय अपशिष्ट, सेप्टिक टैंकों से भी रिसाव होता है, जिससे भी भूमिगत जल प्रदूषित होता है। जो नगर औद्योगिक इकाइयाँ किसी नदी तट से दूर होते हैं, उनके नगरीय कूड़ा करकट, मल जल और औद्योगिक अपशिष्टों का किसी निजी भूमि या डंप एरिया में जो है डंपिंग की जाती है। इन दूषित तरल और ठोस पदार्थों से प्रदूषक रिस का नीचे चले जाते हैं और भूमिगत जल के संपर्क में आकर उसे प्रदूषित कर देते हैं।
कई बार भूमिगत सीवर पाइपलाइन के टूटने व क्षतिग्रस्त होने से भी प्रदूषक रिसकर भूमिगत जल में घुल जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं समुद्री जल प्रदूषण के बारे में। तो आमतौर पर समुद्री जल का प्रदूषण इसके तट पर बसी असंख्य मानवीय बस्तियों और औद्योगिक इकाइयों से निकले अपशिष्ट पदार्थों के समुद्र में विसर्जन से होता है। किंतु वर्तमान में समुद्री जल का सर्वाधिक प्रदूषण तेल वाहक जहाज़ों की वजह से होता है। इन जहाज़ों के से क्या होगा, जो ऑयल की जो लीकेज है वो थोड़ी बहुत हो जाएगी, और आपको पता है कि जल जो तेल है वो पानी से हल्का होता है, तो एज ए रिज़ल्ट क्या होगा, जो पानी के ऊपर एक लेयर सी बना लेगा तेल, और उसकी वजह से क्या होगा समुद्री जीव जंतुओं को सांस लेने में दिक्कत आएगी, और जिससे वो मरने लग जाते हैं। और क्या होगा, ये समुद्री सी वाटर पोल्यूशन ये ओशन इकोलॉजी को बिल्कुल ख़राब करके रख देता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि जल प्रदूषण के क्या क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। तो आपको पता है मानव के ऊपर बहुत सारे प्रभाव पड़ सकते हैं, जीव जंतुओं के ऊपर, वनस्पतियों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, मृदा के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जल पारितंत्र के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो आपको पता है कि विषैली धातु युक्त जल के सेवन से हृदय, गुर्दा, फेफड़े और मस्तिष्क आदि के रोग हो जाते हैं। जैसे अगर रेडियो एक्टिव तत्वों से युक्त जल को पिया जाए तो कैंसर हो सकता है, और जो भावी जो संतान है वो अपंग पैदा हो सकती हैं। एस्बेस्टस रेशो से युक्त जल के पीने से एस्बेस्टोसिस नामक घातक बीमारी लग जाती है। प्रदूषित जल के सेवन से गिनिया वोम नामक रोग पैदा हो सकता है। जो मरकरी युक्त जल के सेवन से मीना माता रोग जो है वो पैदा हो जाता है। जापान में बहुत सारे लोग जो हैं वो मीना माता रोग से प्रभावित हैं। अगर हम बात करें जीव जंतुओं के ऊपर, तो जल में शैवाल की उपस्थिति ऑक्सीजन को सोख लेती है, जिससे मछलियों और अन्य जीवों पर घातक प्रभाव देखने को मिलता है। प्रदूषित जल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में रुकावट डालता है। इससे जलीय वनस्पति के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और इससे प्रदूषित जल की सिंचाई से फसलें और पेड़ पौधे प्रदूषित होकर रोगग्रस्त हो जाते हैं। मृदा के ऊपर अगर प्रभाव की बात करी जाए तो मृदा की जो उर्वरता है वो घट जाती है, कहीं कहीं ये बंजर भी हो जाती है। जल पारितंत्र के ऊपर प्रभाव की बात करी जाए तो प्रदूषित जल के सेवन से मनुष्य, वनस्पति, जीव जंतु सभी जैवीय अंग प्रभावित होते हैं। इससे इकोलॉजिकल बैलेंस है वो ख़राब हो जाएगा। इसके प्रभाव से वर्षा का समय पर ना होना, अधिक गर्मी, अधिक सर्दी का होना जैसी समस्याएं जो है वो पैदा हो जाएगी। तो किस तरीके से वाटर पोल्यूशन को रोका जा सकता है, तो नगरीय जल का शोधन किया जाए, प्रदूषित जल का उपयुक्त प्रयोग किया जाए, उद्योगों से निकले जल का शोधन किया जाए, पेयजल स्रोतों के निकट स्वच्छता रखी जाए, रासायनिक खादों का उचित उपयोग किया जाए, यानी कि जितनी ज़रूरत उतना ही उपयोग करें, उससे ज़्यादा उपयोग ना करें। धार्मिक विश्वास और मान्यताओं में परिवर्तन किया जाए। जैसे आपको पता है कि लोगों की ये मान्यता रही कि वाराणसी में अंतिम सांस लेने वाला व्यक्ति जो है वो सीधा मोक्ष को प्राप्त करता है। इसी वजह से असंख्य साधु संत, फकीर, भिखारी, घर से निकाल दिए गए वृद्ध लोग अपने जीवन की जब उनकी डेथ होने के कगार पे होते हैं तो वाराणसी के घाटों पे पहुंच जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, गंगा में बहुत सारे जो है अधजले शव पाए जाते हैं। इससे क्या होगा, हर साल वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में मृत पाए जाने वाले हज़ारों पशुओं को भी गंगा में बहा दिया जाता है। कई बार जो है, क्योंकि शवदाह गृह भी बहुत सारे बने हुए हैं गंगा के ऊपर, तो इसकी वजह से क्या होगा, गंगा का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे हाई होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त जल की शुद्धता को बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। ठहरे हुए जल में शुष्क जीव और शैवाल, अन्य जलीय वनस्पति शीघ्र पैदा हो जाती है, तो इनको जल को इन सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाना चाहिए। जनसाधारण को शिक्षित किया जाना चाहिए और कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। तो ये कुछ एक जो है कानून बनाए गए हैं जल प्रदूषण को रोकने के लिए। द रिवर बोर्ड्स एक्ट, मर्चेंट शिपिंग अमेंडमेंट एक्ट, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, द रूल्स, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977 अमेंडेड इन 1991। अब हम बात कर रहे हैं सॉइल पोल्यूशन के बारे में।
तो मानव के हस्तक्षेप और दुरुपयोग द्वारा मृदा में ऐसे भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन हो जाते हैं जिससे उसकी गुणवत्ता और उत्पादकता में ह्रास हो जाए, तो इसे मृदा का पोल्यूशन बोलते हैं। तो रीज़न क्या क्या हो सकते हैं? एक तो अम्ल वर्षा हो गया, दूसरा घरेलू और नगरीय अपशिष्ट पदार्थ हो गया, कृषि के अपशिष्ट पदार्थ हो गया, रासायनिक उर्वरक हो गया, उद्योग के अपशिष्ट पदार्थ हो गया, खनन के अपशिष्ट पदार्थ हो गया। मृदा में गुणवत्ता में ह्रास होने वाले और बहुत से कारक होते हैं, जैसे मृदा अपरदन, उसकी उर्वरता का ह्रास होना, मृदा में सूक्ष्म जीवों का घटना, नमी का कम होना, मृदा में हानिकारक तत्वों का संकेंद्रण होना, वनों का अंधाधुंध कटाव होना, अत्यधिक पशुचारण, स्थानांतरित कृषि खेती का अवैज्ञानिक ढंग, मूसलाधार वर्षा, बाढ़ और खड़ी डालों पर जल का तेज़ गति से बहना मृदा अपरदन के प्रमुख कारण हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है लवणीकरण और जलाक्रांति भी मृदा प्रदूषण को जो है फैलने बढ़ाती है। ठीक है। कई बार भूवैज्ञानिक की दृष्टि से अनुपयुक्त क्षेत्रों में जलाशय, बांध, नहरें और तालाब बनाने से लवणीकरण या जलाक्रांति हो सकता है। नहरी सिंचाई के ज़्यादा उपयोग से भी जलाक्रांति हो सकती है। पर्वतीय चट्टानों वाले क्षेत्र में बाढ़ के जल का रुख हो जाने से भी जलाक्रांति हो सकती है। अधिक फसल उगाने और जल का पूर्ण प्रवाह न होने की वजह से भी क्या है, लवणीकरण हो सकता है और जलाक्रांति हो सकता है। इससे क्या हो जाएगा, मृदा की संरचना तो बदलती ही है, उसकी उत्पादन क्षमता भी धीरे धीरे घट जाती है। इसके अतिरिक्त जैव कारक, तो आपको पता है कि जो कूड़ा करकट उसका ठीक से निपटारा नहीं किया जाता, जो मल है उसका ठीक से निपटारा नहीं किया जाता, और जब इसको खेतों में वगैरह में डाला जाता है तो वो पूरी की पूरी जो मृदा है वो कंटेमिनेटेड हो जाती है, और कृषि उपयोग के माध्यम से ये जो कंटेमिनेटेड जो पदार्थ होते हैं दोबारा से मानव शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसके क्या क्या दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं? एक तो खुले में पड़े अपशिष्ट पदार्थ दुर्गंध फैलाते हैं और अन्य गैसों के साथ मिलकर मनुष्य के स्वास्थ्य को खराब करते हैं। सीवेज के कण मिट्टी के सूक्ष्म छिद्रों में घुसकर सूक्ष्म जीवों को हानि पहुंचाते हैं। मिट्टी में मिले हानिकारक रसायन जैसे DDT जो हैं ये शरीर में पहुंच जाते हैं और कंसंट्रेशन बढ़ जाती है धीरे धीरे। भूमि के दूषित बैक्टीरिया मानव के शरीर में पहुंचकर पेचिश, हैजा, तपेदिक, टाइफाइड जैसी भयंकर बीमारियां पैदा करते हैं। ठीक है। लैंडफिल या भराव मिट्टी का विस्तार असंख्य चूहों व मक्खियों का आकर्षित करता है। चूहे अपने साथ प्लेग लेके जाता है। एक अनुमान के अनुसार अगर 1 घन फुट कूड़ा पड़ा है तो उसमें लगभग 70,000 मक्खियाँ पैदा हो सकती हैं। नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? भूमि तथा जल में मल मूत्र विसर्जन पर रोक लगाई जानी चाहिए। ठोस पदार्थ जैसे टिन, तांबा, लोहा, कांच इत्यादि को मृदा में नहीं दबाना चाहिए। ठोस पदार्थों का चक्रीकरण किया जाना चाहिए। उर्वरक और कीटनाशकों का आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जाना चाहिए। कीटनाशकों के स्थान पर जैव नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है। शहरों में साफ सुथरे कूड़ेदान बनाए जाने चाहिए। प्लास्टिक के उपयोग पर सीमित नियंत्रण लगाया जाना चाहिए। मृदा अपरदन को रोकने के लिए घास और छोटे पौधे लगाए जाने चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में। तो नॉइज़ पोल्यूशन क्या होती है? जब ध्वनि अपनी तीव्रता के कारण शोरगुल में बदल जाए और वह मानव में चिड़चिड़ापन, बोलने में व्यवधान, सुनने में दिक्कत और कार्यकुशलता में ह्रास करे तो वह प्रदूषण मानी जा सकती है। ठीक है। मोटे तौर पे जो मनुष्य के कान है वो 20 से लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकंड की ध्वनि को स्पष्ट रूप से सुन सकता है, लेकिन जब इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो 0 डेसिबल की सबसे मंद ध्वनि होती है जो सामान्य कान द्वारा सुनी जा सकती है। 25 डेसिबल तक खामोशी, 65 डेसिबल तक शांत एनवायरनमेंट, 65 से 75 डेसिबल तक साधारण आवाज़, 75 डेसिबल से ऊपर शोर शुरू हो जाता है। अकॉर्डिंग टू WHO 75 डेसिबल ध्वनि को मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित माना गया। 90 डेसिबल से ऊपर 8 घंटे तक अगर शोर होता रहे तो दिमाग की जो नसें हैं वो फट सकती हैं। ठीक है। तो जो ध्वनि है उसको डेसिबल में नापा जाता है, और जनरली मैंने बात करी कि जो मानव का जो कान है वो लगभग 20 से और 20,000 डेसिबल की ध्वनि सुन सकते हैं। लेकिन लंबे समय तक अगर जो है हाई डेसिबल को सुना जाए तो उससे बहुत सारी चीज़ें पैदा हो सकती है। घबराहट हो सकती है, चिड़चिड़ाहट पैदा हो सकती है।
ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो ध्वनि प्रदूषण के भी 2 स्रोत होते हैं, मानवीय स्रोत होते हैं और प्राकृतिक स्रोत होते हैं। प्राकृतिक स्रोतों की बात करें तो ज्वालामुखी का फटना, बिजली का कड़कना, बादलों का गरजना, आंधी तूफान, समुद्री लहरें, तेज़ गति की पवनी, ये सारे के सारे प्राकृतिक स्रोत हैं। मानवीय स्रोतों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे औद्योगिक मशीनें, डायनामाइट विस्फोट, युद्धाभ्यास, पुलिस द्वारा गोलियों का चलाने का प्रशिक्षण, लाउड स्पीकर, रेडियो, टीवी, विवाह और अन्य अवसरों में बजने वाले बैंड बाजे, आतिशबाजी, खनन, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, ये सारे के सारे कारक हैं नॉइज़ पोल्यूशन के। अफेक्ट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सैमुअल रोसेन, जो है श्रवण शक्ति का कम होना सोशियोक्यूसिस कहलाता है और उनका मानना है कि वर्ल्ड में प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ मात्रा में सोशियोक्यूसिस बीमारी से ग्रस्त होता है। अगर तेज़ ध्वनि को सुना जाए तो कान का पर्दा फट सकता है और मनुष्य स्थायी रूप से बहरा हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण से मनुष्य में चिड़चिड़ाहट, सिर दर्द, तनाव, क्रोध और रक्तचाप जैसी बीमारियां पैदा हो सकती है। एकदम से अगर तेज ध्वनि सुनी जाए तो हृदय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, हृदय गति की दर बढ़ जाएगी, मनुष्य शिथिल हो जाता है, जो रुधिर नलिकाएं सिकुड़ जाती हैं, ब्लड प्रेशर में परिवर्तन आ जाता है। ध्वनि प्रदूषण की वजह से नींद नहीं आती, आराम नहीं हो पाता, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकती है। इसका जो सीधा प्रभाव हृदय, मस्तिष्क और लीवर के ऊपर सीधा सा देखा जा सकता है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। देखिए, डेसिबल भी दे रखी है और मानव का उसके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला भी दे रखा है। तो इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाना चाहिए? नॉइज़ पोल्यूशन को शोर ना करने वाली मशीनों का निर्माण करना चाहिए, ठीक है। तेल और ग्रीस देकर मशीनों का ठीक प्रकार से रख रखाव किया जाना चाहिए। साउंड प्रूफ कमरों में ही जो है ध्वनि उत्पन्न करने वाली मशीनों को रखा जाना चाहिए। कारखानों में जो काम करने वाले जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनको रुई प्लग का या ईयर मफ का उपयोग करना चाहिए ताकि जो है इन चीज़ों के उपयोग से ध्वनि की तीव्रता को कम किया जा सके। कारखाने जो हैं वो आवासीय बस्तियों से दूर लगाए जाने चाहिए। धार्मिक और सामाजिक उत्सवों में बैंड बाजे गाने का जो है सीमित ध्वनि का उपयोग किया जाना चाहिए। प्रेशर हॉर्न का कम से कम उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। सड़कों के किनारे वृक्ष लगाने चाहिए, इससे भी ध्वनि का प्रदूषण कम होता है। इसके अतिरिक्त जो है सिनेमा घरों में, बैंकेट हॉलों में अकूस्टिक डिज़ाइनिंग का उपयोग किया जाना चाहिए। इससे ध्वनि प्रदूषण को काफ़ी जो है कम किया जा सकता है। तो ये हमारा चैप्टर 16 कंप्लीट हो चुका है, पॉपुलेशन, प्रेशर, रिसोर्स यूज़ एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, आज हमने इन चीज़ों के बारे में बात करी है: डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चरल ग्रोथ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन। थैंक यू।